द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी विषय पर बात करने जा रहे हैं जो औघड़नाथ तंत्र से जुड़ा है। ये विषय मानव शरीर के भीतर मौजूद 9 दिव्य ऊर्जा द्वारों, ये कह लीजिए कि एनर्जी सेंटर्स की अवधारणा पर आधारित है। और हमारी आज की बातचीत का जो आधार है वो औघड़नाथ तंत्र के 9 दीप्तिमान द्वार नाम का एक पुराना ग्रंथ है। ये ग्रंथ कहता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में ये 9 बिंदु मौजूद हैं जो न सिर्फ हमारे शरीर बल्कि हमारे स्वभाव और हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल, और यहीं से हमारी आज की बहस का सवाल पैदा होता है। सवाल ये है, क्या ये 9 बिंदु वाली प्रणाली, जैसा कि इस तंत्र में बताया गया है, इंसान की एनर्जी संरचना का एक मुकम्मल और असली मॉडल है, या ये बस एक थ्योरी है और असल साधना में 7 चक्रों वाली योग परंपरा जैसी प्रणालियां ज्यादा काम की और जरूरी हैं? तो मैं इस पक्ष में हूं कि ये 9 बिंदु प्रणाली ही असली और बुनियादी सच है जो योग, तंत्र और ज्योतिष जैसी अलग अलग विधाओं को एक ही धागे में पिरोती है। और मैं ये तर्क दूंगा कि ये प्रणाली शायद एक सांकेतिक या एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल ज्यादा है, और योगियों ने जो 7 चक्रों का रास्ता अपनाया वो इसकी सीमाओं या ये कहें कि इसके सिर्फ थियोरेटिकल होने की तरफ इशारा करता है। देखिए, जब मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा तो जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि ये 9 बिंदुओं की प्रणाली कितनी व्यापक है। मेरा मानना है कि ये कोई अधूरा सिद्धांत नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। ये सिर्फ कुछ ऊर्जा केंद्रों की गिनती नहीं है। पाठ साफ साफ कहता है कि इन्हीं 9 बिंदुओं को 9 देवियों के रूप में पूजा जाता है। वैदिक ऋषियों ने इन्हें 9 सूर्य कहा और तंत्र की एक अलग शाखा वाममार्गियों ने इन्हें 9 निधियां यानी 9 खजाने माना। इससे पता चलता है कि ये कोई एक परंपरा की बात नहीं है बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे अलग अलग नजरियों से देखा गया है। और ये बात सिर्फ आध्यात्म तक सीमित नहीं है। ग्रंथ एक बहुत ही क्रांतिकारी दावा करता है। वो कहता है कि ज्योतिष के 9 ग्रह असल में यही 9 ऊर्जा बिंदु हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? सदियों से हम मानते आए हैं कि आसमान में मौजूद ग्रह हम पर असर डालते हैं, लेकिन ये ग्रंथ उस पूरी सोच को पलट देता है। ये कहता है कि असली ग्रह हमारे भीतर हैं और आसमान वाले तो बस उनकी परछाई हैं। इसमें ज्योतिष को बाहरी प्रभाव से हटाकर एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया बना दिया। यहाँ तक कि हमारी माला के 108 मणकों का राज भी इसी से जुड़ा है। 9 मुख्य बिंदु और 99 उप बिंदु। ये सिर्फ गिनती नहीं, एक पूरे एनर्जी सर्किट का नक्शा है। इसीलिए मेरे लिए 7 चक्रों जैसी प्रणालियां इस 9 बिंदु वाले मौलिक ढांचे का एक हिस्सा या एक सरलीकृत रूप हैं, उसका विकल्प नहीं। मैं आपकी बात की गहराई को समझता हूं और ये विचार कि ब्रह्मांड हमारे भीतर है, ये वाकई बहुत आकर्षक है। लेकिन मैं इस विषय को थोड़ा अलग ढंग से देखता हूं। हमें ग्रंथ की तारीफ करने के साथ साथ उसे ध्यान से भी पढ़ना होगा, है ना? और जब हम ऐसा करते हैं तो उसी ग्रंथ के अंदर हमें कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो इस 9 बिंदु प्रणाली को एकमात्र और अंतिम सत्य मानने पर सवाल खड़े करते हैं। ग्रंथ खुद ये बात मानता है कि इन 9 बिंदुओं में से 2 एक सबसे नीचे और एक सबसे ऊपर सुप्त अवस्था में है। उनके लिए अत्यंत मंद ऊर्जा प्रवाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और शायद इसी वजह से ग्रंथ आगे कहता है कि योगियों ने अपनी साधना के लिए इन 2 बिंदुओं को नगण्य मान लिया, यानी मतलब नजरअंदाज कर दिया, और अपना पूरा ध्यान षटचक्र भेदन पर लगाया। षटचक्र भेदन का मतलब है ऊर्जा को एक एक करके 6 मुख्य चक्रों से ऊपर उठाने की साधना। तो यहाँ हमें सिद्धांत और व्यवहार में एक साफ अंतर दिखता है। एक तरफ 9 का एक कॉस्मिक आइडिया है और दूसरी तरफ 7 या 6 की एक प्रैक्टिकल साधना। इसके अलावा, जैसा कि आपने खुद कहा, ग्रंथ कई जगह सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है। वो खुद बताता है कि ज्योतिष में चंद्रमा की कक्षा को सूर्य से ऊपर दिखाना असल में हमारे सिर के ऊपर मौजूद शिव के चंद्र का एक प्रतीकात्मक विवरण है, या देवताओं का सोमरस पीना एक वैदिक प्रतीकात्मक कथन है। तो सवाल ये उठता है कि जब ग्रंथ खुद हमें इशारा कर रहा है कि कुछ बातें सांकेतिक हैं, तो क्या हमें ग्रहों और संख्याओं के इस पूरे संबंध को भी एक गहरे प्रतीक के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसे एक शाब्दिक एनर्जी मैप मान लें?
आपने जो सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर की बात की वो बहुत अहम है, लेकिन मैं इसे विरोधाभास की तरह नहीं देखती। मेरे हिसाब से योगियों का 7 चक्रों पर ध्यान देना 9 बिंदु प्रणाली को खारिज नहीं करता। वो बस एक खास मकसद यानी षट चक्र भेदन के लिए उस सिस्टम को इस्तेमाल करने का एक तरीका है। जरा सोचिए, अगर आपको एक इमारत में नीचे से छठे माले तक जाना है तो आप लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर का बटन और छठे फ्लोर का बटन दबाएंगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि टॉप फ्लोर या बेसमेंट का अस्तित्व ही नहीं है। वो अपनी जगह है, बस उस खास यात्रा के लिए जरूरी नहीं है। ये तुलना दिलचस्प है, लेकिन क्या ये वाकई यहाँ लागू होती है? ग्रंथ अस्तित्वहीन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन सुप्त और नगण्य जैसे शब्द इस्तेमाल करता है। सुप्त का मतलब है सोया हुआ, निष्क्रिय। अगर किसी सिस्टम के 2 हिस्से इतने निष्क्रिय हैं कि आध्यात्मिक तरक्की का एक पूरा रास्ता ही उन्हें नजरअंदाज करके बना दिया गया है, तो फिर हम उस 9 बिंदु वाले सिस्टम को मौलिक या फंडामेंटल कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो आधार हैं। पाठ कहता है कि मूलाधार, जो सबसे निचला बिंदु है, उसकी ऊर्जा तरंगों को ही ऊपर खींचा जाता है। इसीलिए साधना के दौरान उसकी अलग से गिनती नहीं होती, क्योंकि वो तो पूरी प्रक्रिया का शुरुआती पॉइंट है, उसका आधार है। उसकी ऊर्जा पूरे सिस्टम में फैल रही है। उसे नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, बल्कि उसे पूरी साधना का स्रोत माना जा रहा है। इसलिए 7 चक्रों की प्रणाली 9 के ढांचे के अंदर ही काम करती है, उसे हटाकर नहीं। पर अगर ऐसा है तो षटचक्र भेदन क्यों कहा गया? अष्टचक्र भेदन क्यों नहीं? अगर ऊपर का बिंदु भी मौजूद है, भले ही सुप्त हो, तो उसे क्यों छोड़ा गया? मेरा तर्क यह है कि सुप्त और नगण्य जैसे शब्द हमें बताते हैं कि मानवीय अनुभव के स्तर पर असल में 7 केंद्र ही सक्रिय और प्रासंगिक हैं। हो सकता है कि 9 का आंकड़ा एक कॉस्मिक पूर्णता का प्रतीक हो, एक आदर्श खाका हो, लेकिन जब